मैं अपने गांव गया, मैंने अपनी माँ जी तक पूछी, मैंने बोली माँ जी कितना बल्द छन, मैंने देखी सब खेत बंजर पड़े, हमारे गांव का सब खेत बंजर पड़े, हमारा खेतन तो होनी छो बंजर के, मैं भी तो हम तो रह गया, लेकिन पूरा गांव हमारा बंजर पड़ा, खेत में, गांव में लोग थे लेकिन खेत बंजर थे। तो मैंने सोचा कृषि मंत्री का गांव बंजर होगा, उद्यान मंत्री का गांव, रेशम विभाग के मंत्री का, मधु टी बोर्ड के अध्यक्ष का गांव बंजर होगा, तो मैं क्या लोगों से कहूंगा भाई खेती करो, क्या लोगों से कहूंगा उद्यान करो। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं रोज गांव में तो रह नहीं सकता, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि जिससे मैं संदेश दूं मॉडल के रूप में कि मैंने ये किया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़े, लोग खुद पे खुद करें। तो मैंने बहुत सोचा कि हमारे मेरे गांव खिरसू ब्लॉक में काला जी आपके गांव के बिल्कुल बगल में बुगानी, गैर, सुमाड़ी, बलोड़ी, हमारा गांव बिल्कुल बगल में लगा हुआ है। तो मैंने उस जलवायु में सोचा क्या हो सकता है, और किस सड़क टूट गई, बारिश हो गई, जंगली जानवर नुकसान कर गए, बंदर खा गए, बच्चे खा गए, इन सारी चीज़ों का ऐसा क्या हो सकता है तोड़ कि जिसे मैं अपने गांव में करके लोगों को बता सकूं कि आज मैं इतना कमा रहा हूं। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद पे खुद करने लगेंगे। तो मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद सोचा कि मैं आंवला लगाऊंगा। कम पानी की जरूरत है, कम देख रेख की जरूरत है, सड़क टूट गई 3 महीने पेड़ पे रह सकता है, अगर फिर भी सड़क नहीं खुली उसको तोड़ के हमने सुक्सा बना दिया, अचार बना दिया। तो मैंने 1000 आंवले के पेड़ लगाए हैं। अभी मैं माँ जी से कल फोन पे बात कर रहा था, मैंने कहा माँ जी वो पेड़ कितने बड़े हो गए, हालांकि मैं अभी पिछले 6 महीने से नहीं जा पाया। तो माँ जी ने कहा कि 50-60 पेड़ों पे इस बार आंवला लग गया है। और मैंने एनालिसिस किया था कि जिस दिन वो पेड़ 7 साल के हो जाएंगे, बिना किसी मेहनत के 1 लाख रुपया महीना हमको आमदनी हो जाएगी, गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जो अचार बनाएंगे, पैकिंग करेंगे। मैं इसलिए इस बात को मैं इस उदाहरण देकर इसलिए कहना चाहता हूं, कि जितने लोग हम यहां बैठे हैं, अगर हमसे अपने से शुरुआत कर लें। रतुड़ी जी आपका गांव टेरे में होगा, जोशी जी आप, मैंने तो जोशी जी को तब देखा है जब मैं 9-10 में मिनिस्टर था, और जोशी जी कोटदा डिग्री कॉलेज में जंतु विज्ञान में जूलॉजी में प्रोफेसर थे। मैं इनकी लैब में, तब मुझे लग गया था ये कुछ जरूर करने वाले हैं। अब ये यूनिवर्सिटी की नौकरी में नहीं रहने वाले, डिग्री कॉलेज नौकरी में नहीं रहने वाले, ये मशरूम उगा रहे थे अपनी लैब में। मैंने कहा तुम जंतु विज्ञान के आदमी, ये बॉटनी का काम कहाँ से शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर का काम कर दिया। तो मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, अगर हम अपने गांव को गोद ले ले, दूसरे गांव को गोद लेने की जरूरत नहीं है, और कुछ करें, तो मैं सोचता हूं कि उत्तराखंड का पलायन रुक जाएगा। बहुत प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है। मैं तो पर्यावरण मंत्री हूं। लैंसडौन डिवीजन को दुनिया का टाइगर डिवीजन के रूप में अभी भारत सरकार ने, हमारा सर्वे नहीं है, दुनिया की एजेंसियों का सर्वे है, लैंसडौन डिवीजन को दुनिया में नंबर 1 टाइगर डिवीजन के रूप में पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन जी ने विज्ञान भवन में मुझे पुरस्कार दिया। हम पूरे हिंदुस्तान में टाइगर में नंबर 1 स्टेट है अनुपात के हिसाब से। 340 टाइगर हमारे पास है। एलिफेंट के मामले में हम हिंदुस्तान के अंदर 28,000 एलिफेंट हैं, तो 2000 के साथ हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। प्रकृति ने खूब खजाना हम पे लुटाया है। हर सरदार कोई सिख है, उसका वो कनाडा में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, उसके जीवन में एक मंशा होती है कि वो अपने जीवन में गोल्डन टेम्पल के बाद अगर कहीं जाना चाहता है तो हेमकुंड साहिब जाना चाहता है, हेमकुंड साहिब जाना चाहता है। मुस्लिम दुनिया के किसी कोने में रहता हो, मक्का मदीना के बाद उसकी एक इच्छा होती है कि वो उत्तराखंड के कलियर स्वरूप जरूर दर्शन करना चाहता है। हर हिंदू दुनिया के किसी कोने में रहता हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में रहता हो, उसकी एक इच्छा होती है कि वो बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री आना चाहता है। ये जो एक तरफ हम पे रिलीजियस टूरिस्ट है, इस भावना को इसमें हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करेंगे और बढ़ जाएंगे। आपदाएं आती हैं, मैं तो क्योंकि पिछले 2000 तिवारी जी के सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री भी रहा हूं,
मैंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जब दुनिया के तमाम अर्थक्वेक कंट्रीज को देखा है, स्टडी किया है, ये आपदाएं हैं कि मैं अभी कोई जोशी जी की बात से सहमत हूं। प्राकृतिक आपदा कब आ जाए, किस रूप में आ जाए, किसके ऊपर आ जाए, कोई इसका आंकलन नहीं किया जाए, इसको नहीं रोका जा सकता है। लेकिन इसके प्रभाव से हम अपने को कैसे बचा सकते हैं, हमें ये जरूर हमारी तैयारी है और हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि प्रकृति के इस खजाने को, जो प्रकृति ने हमको लुटाया है, इसको दोहन नहीं करना, इसका शोषण नहीं करना है।